इस दुनिया में मोस्ट ऑफ एनर्जी नीड्स जो हैं वो आपकी फॉसिल फ्यूल से फुलफिल हो रही हैं। लेकिन एक तो ये फॉसिल फ्यूल हमेशा नहीं रहेंगी, दैट मीन्स कि नॉन रिन्यूएबल हैं। दूसरा, फॉसिल फ्यूल में जैसे ही आप जलाएंगे तो कार्बन मीथेन जैसी चीज़ों का रिलीज होता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है, फिर क्लाइमेट चेंज होगा, बिन मौसम बरसात होगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, ये सारी चीज़ों का प्रॉब्लम होने वाला है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सारे सेक्टर में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ अल्टरनेटिव बनाए। ठीक है, सोलर लेकर आ रहे हैं, न्यूक्लियर पे काम चल रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ कुछ अल्टरनेटिव लाने की भी बात है, फ्यूल का कंजम्पशन थोड़ा कम कर दें। तो जब ये सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, जब आपकी गाड़ी में भी इथेनॉल डाला जा रहा है, तो क्यों ना जो ये पूरा का पूरा एविएशन सेक्टर है वहाँ भी हमें जेट फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ हम वहाँ पे भी डालें। अगर यही फ्यूल, जो कि एक अल्टरनेटिव फ्यूल है नॉर्मल जेट फ्यूल का, इसको हम यूज़ करने लगे तो हम कह सकते हैं कि सस्टेनेबल है, राइट। इसको हम लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाएंगे ऐसी मैकेनिज्म को, अगर वेस्ट वगैरह से अगर हम फ्यूल बना सके तो यही चीज़ जो है कहला गई सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। इसका एक रीसेंट कॉन्टेक्स्ट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि सर्टिफिकेशन की शुरुआत हुई है इंडिया में, लेकिन आपको ये समझना है कि ये जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है वो और कुछ नहीं है। दिस इज सिंपली लिक्विड हाइड्रोकार्बन फ्यूल, जो कि कन्वेंशनल जेट को पार्शियली या टोटली रिप्लेस करेगा। बट इसकी खासियत ये है कि ये जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है, लिक्विड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन नहीं बोल रहा हूँ, लिक्विड हाइड्रोकार्बन ही है, जैसे पेट्रोल वगैरह होता है उसी तरीके से। तो इसका जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होगा वो कम है, लोअर लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल मतलब किसी भी आप मटेरियल को ले लो, ओवरऑल प्रोडक्शन से लेके यूज तक जब तक हो रहा हो मटेरियल, मतलब आप मान लीजिए पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं वेल से, राइट, पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं, जमीन से निकालते हैं, तो कुछ वहाँ भी CO2 रिलीज होगा, जलने से नहीं, उस प्रोसेस के कारण। सब कुछ एनर्जी इंटेंसिव है भाई, जनरेटर तो चलाओगे ना, फिर शिपिंग इंडस्ट्री से आएगा, फिर उसके बाद आप उसका जो रिफाइनिंग करोगे, फिर यूज़ करोगे, फिर पाइपलाइन से लेके जाओगे। ये सारा पूरा का पूरा लाइफ साइकिल में जो रिलीज होता है एमिशन, उसको हम लोग लाइफ साइकिल एमिशन कहते हैं। अगर वो अगर आप कंपेयर करोगे तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का कम होगा। क्यों? बनाते कैसे हैं वो देखिए, समझ में आना चाहिए आपको। अगर आपको बनाना है कल को सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, तो आप क्या करिए कि क्रॉप ऐसी जिसको आप खाते हैं वो वाला यूज़ मत करिए। फीड स्टॉक में आप यूज्ड कुकिंग ऑयल यूज़ करिए, जिसको यूको बोलते हैं, पता है आपको? यूको मतलब यूज्ड कुकिंग ऑयल, और रुको मतलब रीपर्पस्ड यूज्ड कुकिंग ऑयल। एनीवे, यूको एग्रीकल्चरल रेसिड्यू यूज़ कर सकते हैं, म्यूनिसपैलिटी का वेस्ट हो सकता है, नॉन एडिबल ऑयल जो आप नहीं खाते हैं, ये सारे अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल हैं, राइट। तो इससे कहीं ना कहीं वेस्ट का रिडक्शन भी कम होगा लाइफ साइकिल में, इसी कारण जो है कार्बन का एमिशन कम हो रहा है। आप एनर्जी का भी यूज़ कर पाएंगे। और इंडिया का टारगेट है हर जगह ब्लेंडिंग करने का, तो इंडिया जो है 1% ब्लेंडिंग कर दे 2027 तक। बाकी आपको टारगेट याद रखने की जरूरत नहीं है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उनका 2018 में एक रुको करके आया था, रीपर्पस यूज्ड कुकिंग ऑयल, कि जितना भी कुकिंग ऑयल है उसका मैक्सिमम 3 टाइम यूज़ करेंगे, उसके बाद उसका यूज़ नहीं करेंगे। और लाइसेंस्ड एजेंसी जो है 3 बार के यूज़ के बाद उसको कलेक्ट करके इस तरह के सस्टेनेबल फ्यूल बनाने में डिपॉजिट करवा देंगे। आप देखिए यहाँ पे ना, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के प्रोडक्शन के कुछ पाथवेज यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं डाउन टू अर्थ में। पहला पाथवे है HEFA, हेफा, हाइड्रो प्रोसेस्ड एस्टर्स एंड फैटी एसिड्स। इसमें क्या करते हैं, फैट या ऑयल के साथ हम लोग हाइड्रोजन को मिक्स करते हैं, उससे जेट फ्यूल बनता है। और ये सबसे बढ़िया तरीका है, इसमें हम लोग जो आपका यूज्ड कुकिंग ऑयल था ना वो इसमें प्रयोग करते हैं, एनिमल फैट, नॉन एडिबल ऑयल वगैरह का यूज़ करते हैं। दूसरा तरीका है FT, फिशर ट्रॉप्स गैसिफिकेशन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, गैसिफिकेशन करके सबसे पहले तो सिन गैस बनाएंगे। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, तो आप भी जान लीजिए, सिन गैस मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन। और इस सिन गैस के बाद का प्रोसेस के थ्रू हाइड्रोकार्बन बनेगा, और लेकिन दिक्कत यह है कि थोड़ा खर्च इसमें ज़्यादा है। एंड देन कम्स एल्कोहल टू जेट, ये नॉर्मल आप ऑलरेडी जानते हैं, एल्कोहल इथनॉल का यूज़। तो इसमें हम लोग इथनॉल से जेट फ्यूल सीधे बनाएंगे। अर्ली स्टेज में है इंडिया में जो है, अच्छा खासा हो सकता है इसका काम, क्योंकि शुगर केन के कारण हम लोग ऑलरेडी इथनॉल का अच्छा बेस बना चुके हैं। पार टू लिक्विड क्या है, इसमें CO2 और ग्रीन हाइड्रोजन हम लोग मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, सिंथेटिक फ्यूल बनेगा, जिससे कि इसमें लगभग नियर ज़ीरो एमिशन आप मान लो। ये एक्सपेंसिव है और टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है। अच्छा, दो रिपोर्ट हैं, दोनों ओवरऑल पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं ट्रस्ट
ग्लोबल रिस्क, ऐसी चीज़ों की बात करते हैं। तो ग्लोबल रिस्क, ट्रस्ट एंड इंसुलैरिटी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे हम लोग। एक है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और दूसरा है एडलमैन। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2026 का, और एडलमैन ट्रस्ट जो है वो निकालता है, एडलमैन जो है वो ट्रस्ट बैरोमीटर 2026 का निकालता है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत डिस्कस होती है, इंसुलैरिटी। क्या देखा जा रहा है कि पूरी दुनिया ना इनवर्ड लुकिंग हो गई है टेंडेंसी। लोग बाहर कम ट्रस्ट कर रहे हैं, खुद को इंसुलेट कर रहे हैं। चाहे वो कोई देश हो, चाहे कोई राज्य हो, चाहे कोई इंसान हो, हर कोई जो है बाहर देख रहा है तो शक की निगाह से देख रहा है। 70% जो है ट्रस्ट जो है डिफरेंट वैल्यूज में, 70% दे आर अनविलिंग टू ट्रस्ट पीपल विद डिफरेंट वैल्यूज, कि दूसरा कल्चर है तो उसमें ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। खैर, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पूरी दुनिया में नेक्स्ट जनरेशन जो है बेटर होगा, ऐसा बस 32% लोग मानते हैं। लेकिन इंडिया इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है, क्योंकि इंडिया मानती है कि 53% यहाँ के लोग मानते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन जो है अच्छा होगा, आगे चीज़ें अच्छी होंगी। ऐसे तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का ट्रेड पैक्ट होने की बात थी, जो कि हुई भी नहीं। पहले ट्रेड पैक्ट करना था साउथ अमेरिका के कंट्रीज के साथ यूरोपियन यूनियन को, लेकिन बाद में क्या हुआ ना, यूरोपियन यूनियन के कई कंट्री जो है ना, वहाँ के फार्मर ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया कि अगर साउथ अमेरिका से ट्रेड पैक्ट करोगे तो यहाँ से जो सामान आएगा काफ़ी चीप आएगा, लो क्वालिटी का होगा, तो हमारे फार्मर को नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के कारण जो है इसको स्टॉल कर दिया गया रेटिफिकेशन को। लेकिन न्यूज़ में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने ये ट्रेड पैक्ट की शुरुआत की मर्कोसर के साथ। ये मर्कोसर में ये सारी कंट्री हैं आप जो देख रहे हैं, इसके अलावा भी कंट्री हैं, वेनेजुएला, ब्राज़ील, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे मर्कोसर में है। एंड दैट मीन्स कि मर्कोसर में ओवरऑल अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे, उरुग्वे, है ना, पराग्वे उरुग्वे दोनों, बोलीविया 2023 में इसमें सारे जो हैं आ गए। तो अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे, उरुग्वे, बोलीविया ये हो गए। बाकी एसोसिएट जो है आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप यही याद रखें, बोलीविया, उरुग्वे, पराग्वे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना, ब्राज़ील एंड ये वेनेजुएला, राइट। लेकिन एक चीज़ खाली आपको जाननी है कि ये वेनेजुएला, देखिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, राइट, लेकिन मैप में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये वेनेजुएला में आपको पता ही है कि थोड़ा ऑटोक्रेटिक सिस्टम हो गया था। तो 2016 में ना, मेरे बर्थडे के दिन 1 दिसंबर 2016 को वेनेजुएला को यहाँ से हटा दिया गया था। जैसे पहले नहीं था, G8 कंट्री थी तो रशिया को निकाल देते, तो क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया पेनिनसुला को ले लिया था तो G7 हो गया। तो यहाँ पे वेनेजुएला भी था मर्कोसर में, बाद में वेनेजुएला को 2016 में उन्होंने हटा दिया। तो आज इसकी मेंबरशिप में ये वेनेजुएला एक्चुअली में नहीं है, तो आप इसको हटा दीजिएगा। दैट मीन्स कि इसकी मेंबरशिप में आज जो है अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राज़ील, पराग्वे, उरुग्वे यही हैं बस। इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में, एक ट्रीटी ऑफ असंसियोन ही हुआ था। ट्रीटी ऑफ ASUNCION, असंसियोन, स्पेलिंग ऐसी होती है इन देशों की, मैं क्या करूँ, स्पेनिश पुर्तगाली पता नहीं कौन सी लैंग्वेज। 1991 में ट्रीटी हुई थी ये, और साथ में एक प्रोटोकॉल आया था इसका 1994 में। उस प्रोटोकॉल को हम लोग प्रोटोकॉल ऑफ ऑरो प्रेटो बोलते हैं, ऑरो प्रेटो। इसके थ्रू जो है चीज़ों की शुरुआत हुई थी, है ना। एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल की बात करें तो ब्राज़ील जो है काफ़ी क्रिटिकल मिनरल के लिए, काफ़ी के लिए फेमस है, नायोबियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जेंटीना तो आप जानते हैं लिथियम ट्रायंगल में आता है, तो लिथियम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल के लिए इंपॉर्टेंट है ओवरऑल। आइए, अब हमारा जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का अमेंड किया गया है, वन अधिनियम अमेंड किया गया है। क्यों किया गया है? इंडिया में ना पूरे के पूरे पेपर इंडस्ट्री में एक बड़ा इशू आ रहा था, क्योंकि पेपर इंडस्ट्री, आपको लग रहा हो कि सब लोग डिजिटल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पेपर इंडस्ट्री पॉपुलेशन के हिसाब से काफ़ी डिमांड में है। तो फाइबर डेफिसिट हो जा रहा है। पेपर इंडस्ट्री पूरा लकड़ियों पर डिपेंड करता है, सेलुलोज पर डिपेंड करता है। डिमांड है कितनी ज़्यादा, आप देखिए सप्लाई है उसके हिसाब से काफ़ी कम, और डिमांड जो है बढ़ती जा रही है। तो रॉ मटेरियल जो है जनरली हम लोग पेपर इंडस्ट्री में 76% तो रिसाइकल्ड वाला यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा 20% हमें वुड या बैम्बू चाहिए, और ये निकलता है एग्रो फॉरेस्ट्री से। तो अर्लियर क्या था, इनकी जब प्लांटेशन लगाते थे बैम्बू इंडस्ट्री के लिए प्लांटेशन, तो दे वर ट्रीटेड एज नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी। प्लांटेशन जो है नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी में आता था। अब जैसे नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी में आता है तो एक चीज होती है कि अगर आप वहां से हटाते हो चीजों को, राइट। मैं ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूं, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, सुनिए।
एक फॉरेस्ट है एरिया ए, नॉर्मल फॉरेस्ट, इकोलॉजिकल नॉर्मल फॉरेस्ट है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे प्लांटेशन लगाने हैं। क्यों? क्योंकि मैं बैम्बू या कुछ और के प्लांटेशन लगा के यहाँ से जो है वुड इंडस्ट्री के लिए लकड़ी बनाऊंगा। तो अब दिक्कत क्या होगी कि पहले तो फॉरेस्ट था, अब वहाँ पे आप प्लांटेशन लगाओगे, तो जैसे ही हम किसी फॉरेस्ट एरिया को नॉन फॉरेस्ट्री के लिए, एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए ट्रांसफर करेंगे, तो फिर फॉरेस्ट लॉ जो है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है 1980 का अप्लाई होगा, और वो कहेगा कि आपने फॉरेस्ट एरिया को प्लांटेशन बना दिया, लैंड डाइवर्ट कर दी, नेचर खराब कर दिया, तो जितना भी उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रहा था इकोनॉमिकल कैलकुलेशन, जितना भी इकोसिस्टम आपने लॉस किया डाइवर्जन के कारण, साथ में कॉम्पनसेटरी या फॉरेस्टेशन जितना लैंड लिया आपने वो सारा लौटाओ। तो इससे क्या होगा कि प्लांटेशन वहाँ पे बनेगा ही नहीं। प्लांटेशन नहीं बनेगा, बट वुड की, पल्प की डिमांड है। अब आप बोल सकते हैं कि ये कानून बहुत अच्छा तो नहीं है, कहीं ना कहीं जंगल का विनाश होगा। हाँ सच्चाई है, लेकिन ज़रूरत भी आपकी है, करें क्या? सब प्लांटेशन करेंगे जब आप, तो उसको ऑलरेडी अगर मैं फॉरेस्ट्री में ही काउंट कर दूं, तो फॉरेस्ट के बदले फॉरेस्ट प्लांटेशन भी काउंट हो रहा है, तो अब हमें कोई नेट परसेंट वैल्यू कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन की बात नहीं रहेगी। तो पल्प इंडस्ट्री ग्रो करेगा, अफॉरेस्टेशन, रिजनरेशन, ये सारे जो हैं फॉरेस्ट्री एक्टिविटी में काउंट कर लिए जाएंगे प्लांटेशन के। तो नेट परसेंट वैल्यू, कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन ये नहीं करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये ग्रीन वॉशिंग भी करवा सकती है फिर, कि एक्चुअली में आप जो है कॉमर्शियल लीजिंग करेंगे फॉरेस्ट का, आप कंजर्वेशन के नाम पे मोनो, क्योंकि ये भी तो ग्रीन वॉशिंग का मतलब यही होता है कि आप दिखाते हैं कि ग्रीन चीज़ें कर रहे हैं, सस्टेनेबल चीज़ें कर रहे हैं, बट एक्चुअली में ऐसा कुछ करते नहीं। आप यहाँ बोल रहे हैं कि नहीं हम प्लांटेशन लगा रहे हैं, सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन एक्चुअली में पता चला कि क्लाइमेट का नुकसान हो रहा है। मोनोकल्चर प्लांटेशन का मेंशन किया है यहाँ पे, यूकेलिप्टस और अकेसिया, बबूल वगैरह। इनकी खराबी ये है कि ग्राउंड वाटर को डिप्लीट कर देते हैं, जिससे बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाता है। बहुत कॉम्पिटिटिव होते हैं अकेसिया, यूकेलिप्टस, डीप जाके ग्राउंड वाटर खींच लेते हैं, जहाँ लगाओगे धीरे धीरे पास की क्रॉप मरने लगेंगी। इकोसिस्टम डिग्रेडेशन, प्लांटेशन आर नॉट इक्वल टू नेचुरल फॉरेस्ट, याद रखिएगा। सच्चाई ये है कि आप तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में चेंज कर दोगे 1980 पर, बोल दोगे प्लांटेशन इज इक्वल टू फॉरेस्ट, तो आज से नेट परसेंट वैल्यू और कॉम्पनसेटरी फॉरेस्टेशन नहीं करना पड़ेगा, पल्प बनाओ ढेर सारा, इंडस्ट्री चलाओ। बट इकोलॉजिकली इकोसिस्टम के डेफिनेशन में कहीं से भी प्लांटेशन जो है फॉरेस्ट नहीं है। फॉरेस्ट नेचुरल सिस्टम है, सब कुछ अच्छे हिसाब से जंगली तरीके से ग्रो करता है। ये प्लांटेशन तो अब आप लगाते हो प्रॉपर प्लान करके, मोनोकल्चर होता है। बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, रिड्यूस इंपोर्ट, पल्प इंडस्ट्री में फ़ायदा तो होगा, और दे विल कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट गोल्स। ओवरऑल ये सारा जब करोगे एक्चुअली में, ओवरऑल पल्प इंडस्ट्री वगैरह जो भी करोगे आप, तो कार्बन सिंक टारगेट को फुलफिल करने में हेल्प मिलेगी। अब ये कहाँ से आया नहीं आया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बात यह है कि आर्टिकल से बहुत सारे पॉइंट निकाले जाते हैं, मुझे आपको बस पॉइंट बताने हैं। मेरा पॉइंट यहाँ पे ये बताना है कि इंडिया का क्लाइमेट गोल क्या है। कार्बन सिंक 2.5 टू 3 बिलियन टन का क्रिएट करना है। साथ ही इंडिया जो है बॉर्न चैलेंज में भी पार्टिसिपेट कर रही है। बॉर्न चैलेंज में पार्टिसिपेट करने का इंडिया ने डिसीजन लिया था 2015 में। उस टाइम पे इंडिया ने ये बोला था कि 2020 तक हम लोग 13 मिलियन हेक्टेयर जो है ना डिग्रेडेड लैंड को अच्छा लैंड बना देंगे, रेस्टोर कर देंगे। और इनफैक्ट 2030 जाते जाते और 8 मिलियन हेक्टेयर इसमें हम ऐड कर देंगे, तो ओवरऑल 21 मिलियन हेक्टेयर 2030 तक हम लोग डिग्रेडेड लैंड को, डिफॉरेस्टेड लैंड को, खराब लैंड को रेस्टोर कर देंगे। लेकिन होता क्या है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी 14, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, दिल्ली में कराई जाती है। अब कोई चीज़ का यूएनसीसीडी का पूरा कॉप दिल्ली में कराया जा रहा है 2019 में, तो दिल्ली कुछ तो एक्स्ट्रा बोलेगा ना। तो ये जो 21 का टारगेट था 2030 तक का, इसको चेंज करके 26 मिलियन हेक्टेयर कर दिया गया। अब ये पढ़िए, बॉर्न चैलेंज में इंडिया जो है 26 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड को 2030 तक रेस्टोर करेगी। उड़ीसा का बड़ा अच्छा एक टैप मॉडल चल रहा है, आप इसको मेंस में हालांकि एग्जाम्पल दे सकते हैं। सिंपली आप क्या करिए, ड्रिंक फ्रॉम टैप, कोई अलग से फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग गांव में पहले पीते थे सीधा चापाकल से, अब टैप वाटर सीधा। तो प्रॉब्लम क्या है कि टैप वाटर खराब क्यों हो जाता है कि प्रेशर कम रहता है, और प्रेशर कम रहता है ना तो बैक्टीरिया, गंदी चीज़ें घुस जाती हैं। प्रेशर हाई रहे तो पानी साफ रहता है, आपको पता है ना ये चीज़। तो उड़ीसा ने सेफ अर्बन वाटर सप्लाई 24/7 टैप वाटर, ये मॉडल लाया उड़ीसा, ड्रिंक फ्रॉम टैप मॉडल। और ये ड्रिंक फ्रॉम टैप मॉडल 2017 से आया है बाय वाटर को, ये नथिंग बट वाटर कॉर्पोरेशन, कॉपरेटिव करके ऐसे है, वाटर कॉर्पोरेशन है उड़ीसा का। क्या कवर होगा नहीं कवर होगा नहीं, ये नहीं जानना है, टेक्नोलॉजी समझनी है। कंटिन्यूअस प्रेशराइज्ड सप्लाई जो है उससे कंटामिनेशन कम होता है।
प्रेशर जब बहुत रहता है पानी में तो एक्सटर्नल पॉल्यूटेड वाटर उसमें एंट्री ले ही नहीं पाता उस पाइपलाइन में। इंटरमीडिएट अगर आप करोगे पानी तो फिर इसका जो है प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, वैक्यूम हो जाएगा और बाहर का पानी गंदगी खिंच जाता है नाली वाला। ग्लोबल वार्मिंग एंड वाटर क्राइसिस का लिंक ये है कि 2023-25 तक ये देखा गया कि इस 2 सालों में अर्थ जो है पिछले 1 लाख साल में सबसे ज़्यादा गर्म हो गई। टेम्परेचर जो 1.5 डिग्री सेल्सियस लिमिट की बात हो रही है पे इंडस्ट्रियल, वो 23-25 में क्रॉस कर गया। बट दिस इज इंटरमीडिएट क्रॉसिंग, ऐसा नहीं कि अगले साल भी क्रॉस कर जाएगा, जरूरी नहीं, आप चिंता मत करिए। वाटर बैंक्रप्सी से रिलेटेड कुछ टर्म समझाऊंगा। ऐसा सिचुएशन जहां पे डिमांड वाटर की बढ़ जाए नेचुरल रिप्लेसमेंट कैपेसिटी से, लेकिन परमानेंटली, मतलब आपकी डिमांड इतनी है कि एक ना एक दिन पानी खत्म होना ही है आपका, आज खत्म हो अगले साल खत्म हो, तो दिस थिंग इज नोन एज वाटर बैंक्रप्सी। ओवर यूज, क्लाइमेट चेंज, पुअर मैनेजमेंट के कारण भी हो सकता है। ईरान में वाटर क्राइसिस खुद पहले, ये लड़ाई के पहले यहाँ आ गया था, 2020 से ड्रॉट चल रहा है वहाँ पे, और ये 2024 में और बढ़ गया था। ईरान में जो है रेनफॉल का काफ़ी डिफिसिट चल रहा था, और ईरान का बहुत बड़ा एरिया जो है, आप मैप मैंने डाली ईरान की देखिएगा, ऊपर वाला एरिया है काफ़ी, खास करके दोनों ऊपर नीचे आपके डेजर्ट ही हैं, बीच में बाकी थोड़े बहुत जंगल हैं। उसके लास्ट में आप देखिएगा एक लेक उर्मिया है। लेक उर्मिया जो है ड्राइंग लेक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूरा का पूरा ईरान में आता है, टर्की के सामने है बट ईरान में आता है। ग्लोबल वाटर बैंक्रप्सी रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी ने निकाला है और वहीं पे जो है वाटर बैंक्रप्सी की बात की है, बट बियॉन्ड वाटर स्ट्रेस और क्राइसिस। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ग्रेडेशन है, वाटर बैंक्रप्सी बहुत खराब है, वाटर क्राइसिस उससे कम, स्ट्रेस उससे कम। टेम्पररी शॉर्टेज हो जाए, जैसे हिमाचल प्रदेश में हो गया था शिमला में एक बार, तो ये वाटर स्ट्रेस कहलाता है। अगर नॉर्मल से डेविएशन है बट रिवर्सिबल है, ठीक हो जाएगा बाद में, बट थोड़ा लंबे टाइम का है तो वाटर क्राइसिस है। एंड बैंक्रप्सी लॉन्ग टर्म फेलियर है, इरिवर्सिबल है, आप उस पानी को उसका जो है कॉम्पनसेट नहीं कर सकते। डे जीरो मतलब क्या होता है? पॉइंट वेयर अ सिटी वाटर सप्लाई कंप्लीटली रन्स आउट। मेगा ड्रॉट क्या होता है? लॉन्ग टर्म ड्रॉट लास्टिंग ईयर्स और डिकेड्स, जैसे ईरान में हो रहा था। हाइड्रोक्लाइमेटिक विप्लैश क्या होता है? चाबुक मारना किसी को। रैपिड शिफ्ट फ्रॉम वेट टू एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन, गीला गीला फिर एकदम से सूखा हो गया, हाइड्रोक्लाइमेटिक विप्लैश लग गया, चाकू लग गया, कोड़े लग गया, हमें चाबुक लग गया। इंडस बेसिन जो है 1.23 सेंटीमीटर पर ईयर वाटर स्टोरेज जो है लूज कर रहा है। गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन भी काफी पीछे नहीं है, बट इंडस की बहुत हालत खराब है। 70% फ्रेश वाटर आज एग्रीकल्चर में यूज होता है, ये याद रखिएगा, एग्रीकल्चर बहुत बड़ा कारण है। फ्रेश वाटर लॉस जो है सबसे ज्यादा हो रहा है सी लेवल राइज के लिए। फ्रेश वाटर लॉस जो हो रहा है उसके कारण जो है 44% सी लेवल राइज हो रहा है। ग्रीनलैंड में 37%, अंटार्कटिका में 19%। प्लानिटरी बाउंड्रीज क्या होती हैं? किसी भी चीज को बाउंड्री को क्रॉस करने का मतलब क्या होता है? देखो, जो आपके प्लानिटरी बाउंड्रीज है उसमें सबसे पहले ब्लू वाटर की बात है, एंड ब्लू वाटर मीन सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर, और ग्रीन वाटर मतलब सॉइल में जो मॉइस्चर है वो वाला वाटर। अगर ये सारे जो है अपने सेफ लिमिट को क्रॉस कर जाएं, घट जाएं, तो इसको हम लोग प्लानिटरी बाउंड्री बोलते हैं। और इसके लिए ड्राइंग हॉटस्पॉट देखने पड़ेंगे। इंडो गैंजेटिक प्लेन खुद में ड्राइंग हॉटस्पॉट बन चुका है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो था ही। स्टैंडर्डाइज प्रेसिपिटेशन इवापो ट्रांसपिरेशन इंडेक्स बनता है। स्टैंडर्डाइज प्रेसिपिटेशन इवापो ट्रांसपिरेशन इंडेक्स कहीं ना कहीं बारिश से रिलेटेड है, चेक करने के लिए। यह ड्रॉट को कंबाइन करता है रेनफॉल और इवापोरेशन डेटा के साथ और चेक करता है कि ड्रॉट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वीकनिंग मानसून है, टेम्परेचर राइज कर रहा है, इवापो ट्रांसपोरेशन ज्यादा हो रहा है, मॉइस्चर का स्ट्रेस हो गया है, जमीन में मॉइस्चर बच ही नहीं रहा। ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन और वाटर इंटेंसिव क्रॉप के कारण सिचुएशन और खराब है। आइए, ये केरला का मैप है। केरला के मैप में ये देखिए, पंबादुम शोला नेशनल पार्क, कई लोग इसको पंपादुम पढ़ लेते, नहीं, पंबादुम शोला नेशनल पार्क देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा केरला में है, डू नॉट गेट कंफ्यूज, इट्स इनसाइड केरला, बॉर्डर पे सामने है तमिलनाडु, बट केरला में आता है। और दूसरा एक पंबादुम यहाँ पे देखा ना आपने, उसके नीचे यहाँ पे चले आओ, पेरियार देख लो, है ना, पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार टाइगर रिजर्व, ये भी केरला में ही है, बॉर्डर पे आपको दिखेगा सामने। बट ये दो लोकेशन हम लोग देखेंगे अलग अलग टाइम पे। ये दोनों इदुकी नाम के डिस्ट्रिक्ट में केरला में पड़ते हैं। पहले जो ऊपर वाला था पंबादुम शोला नेशनल पार्क, शोला समझते हो ना, ग्रासलैंड होता है ऐसे अंडुलेटिंग वेवी सा, और उसमें बीच बीच में ट्री होते हैं। इदुकी डिस्ट्रिक्ट केरला में मुन्नार के पास वेस्टर्न घाट में है। एलिवेशन है ऑलमोस्ट 2000 मीटर, 2 किलोमीटर के आसपास, दार्जिलिंग की जितनी ऊंचाई है। शोला इकोसिस्टम मतलब माउंटेन ग्रासलैंड ही है, एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे ही है, लेकिन बीच बीच में ट्री वगैरह होते हैं, नीला कुरुंजी वगैरह भी यहाँ पे होता है। ये स्पॉन्ज की तरह काम करते हैं, रेनफॉल को ऑब्जॉर्व करते हैं, वेस्टर्न घाट में है, रिलीज करते हैं वाटर को स्लोली माउंटेन में,
भूस्खलन रोकते हैं, ये सब भी काम है। यहाँ पे स्पेसीज में बहुत इंपॉर्टेंट है नीलगिरी तार, नीलगिरी मार्टिन, और एक्जोटिक प्लांट अच्छे नहीं हैं, इन्वेजिव हैं। यूकेलिप्टस हो गया, पाइन हो गया, ऑस्ट्रेलियन वाइटल हो गया, इनके कारण पानी का सप्लाई थोड़ा बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, पानी खींच लेते हैं ये। बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, बात हुई कि पूरी दुनिया में बायोडाइवर्सिटी को तो हम बचा रहे हैं, बट जो हमारा एक किसी कंट्री के जुरिस्डिक्शन में उसी को बचा रहे हैं ना, पूरी दुनिया में तो बहुत बड़ा एरिया ओपन सी है, वहां भी बायोडाइवर्सिटी है। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, इसने इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो किया वो कहलाता है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। ये फोर्स में आ चुका है, जितने लोगों को साइन करना था, रेटिफाई किया था, कर देना है। और हाई सी को प्रोटेक्ट करेंगे। हाई सी मतलब टेरिटोरियल एरिया, मतलब किसी कंट्री के जुरिस्डिक्शन के बाहर का ओपन सी, हाई सी, उसकी बायोडाइवर्सिटी को तो कहीं ना कहीं मिलकर सबको काम करना पड़ेगा। ओवरऑल क्या है, 2030 तक 30% ओशन का प्रोटेक्शन करना है, 30/30 बोलते हैं इसको। चलिए, लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट है एनक्लॉज के अंदर, बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, हाई सीज, डीप सी बेड के लिए, और ओवरऑल पूरी दुनिया के 2/3 ओशन को ये कवर कर लेगा। एड्रेसेस फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस, एक कंट्री तो जाके हाई सी में गवर्नेंस नहीं करेगी, लेकिन फिशिंग तो करने लगते हैं लोग, तो ओवर फिशिंग को रोकेगा, बायोडाइवर्सिटी के लॉस को रोकेगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी के लॉस को रोकेगा। इसके 4 पिलर हैं। मरीन जेनेटिक रिसोर्सेज का एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग करना होगा, नॉन मॉनेटरी एंड मॉनेटरी सारा। मरीन प्रोटेक्टेड एरिया जो है, हाई सी में हम लोग मरीन प्रोटेक्टेड एरिया बनाएंगे 30/30 टारगेट को मीट करने के लिए। और साथ ही साथ जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है ना, मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट वगैरह करना है मरीन एरिया में, तो उसके लिए EIA करना पड़ेगा। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, लोगों को, डेवलपिंग कंट्री को टेक्नोलॉजी देना, ट्रेनिंग देना। अनक्लॉज के अंदर काम करेगा, इसके लिए भी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी क्रिएट होगा और साइंटिफिक बॉडीज रहेंगी। एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, मेरी एक कंपनी है ए, आपकी कंपनी है बी, मेरा पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं क्या करूँगा, आप पॉल्यूशन कम कर लो थोड़ा सा, उसके बदले में मैं आपको पैसा दे दूंगा, आप मुझे जो है क्रेडिट दे देना, तो मैं थोड़ा ज़्यादा भी एमिशन कर लूँगा। मान लीजिए कि मैं पहले 5 करता था, अब 10 कर रहा हूँ, लेकिन एक लिमिट है, और वो लिमिट है 5 की, आपने एक ही किया, तो 4 आपके तो बचे रह गए जितना आपने एमिशन नहीं किया, तो आप वो मुझे बेच दो, मैं आपको पैसा दे दूंगा। तो मेरा एमिशन जो है 10 काइंड ऑफ -4 हो गया, तो 6 हो गया। एक मैं किसी और से ले लूँगा, तो अब मैं लिमिट के अंदर आ गया। तो ये एक जो है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम पे जो है काफ़ी डिबेट चल रहा है। कार्बन मार्केट इसी चीज़ को इनेबल करते हैं, एमिशन परमिट जो है ट्रेड किए जाते हैं, पॉल्यूशन जो है कॉस्ट इफेक्टिवली रिड्यूस होगा, जिससे एक्सचेंज एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम जो है पूरा का पूरा, उसका मैकेनिज्म जो है उसमें कैप लगती है एमिशन पे, और अलाउंस इशू होता है। 1 टन CO2 इक्विवेलेंट, अगर आप मतलब एक एमिशन, एक जो एक ETS होता है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम में, एक जो क्रेडिट होता है उसका मतलब 1 टन CO2 के बराबर होता है। फर्म्स जो है ट्रेड परमिट बनाती हैं और एक दूसरे को बेचती हैं। यूरोपियन यूनियन में एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम जो है 2005 में लॉन्च हुआ था, 40% एमिशन को ये कवर करता है वहाँ पे। बट प्रॉब्लम क्या है ना, इसका प्राइस काफ़ी वोलेटाइल है, कार्बन लीकेज, पॉलिसी ओवरलैप, बहुत कुछ चीज़ें हैं। नीपा वायरस फिर से न्यूज़ में है, क्योंकि बंगाल में 19 ईयर्स के बाद डिटेक्ट हुआ है। ये एक जूनोटिक डिजीज है, जानवरों से इंसान में आया है। वायरस का नेचर RNA है, जीनस जो है, जीनस स्पेसिस मतलब किस जीनस में बिलोंग करता है, हेनिपा वायरस। फैमिली जो है पारा माइक्सोवायरिडी, और फ्रूट बैट के थ्रू फैलता है, जो उसका रिजर्वायर है टोरोपस। ट्रांसमिशन एनिमल में, पिग में, मतलब कंटामिनेटेड फूड में, डे पाम सैप से भी निकलता है, ह्यूमन टू ह्यूमन भी होता है। इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, ओनली सपोर्टिव ट्रीटमेंट होती है। महाराणा प्रताप जो है, वहाँ का बर्थ प्लेस उनका कुंभलगढ़ फोर्ट जो है वो यूनेस्को साइट है, और यहीं पे जो है राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। राइट, ये उदयपुर जोधपुर रीजन को जोड़ता है, अरावली रेंज में है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर क्या है, ये मिजोरम में जो है जंगली सूअरों में हुआ है, उनकी डेथ हुई है। ये ना ह्यूमन को इम्पैक्ट नहीं करता, इसका कोई वैक्सीन नहीं है। ये डोमेस्टिक पिग मतलब सूअर को, जंगल जो पालोगे घर में तो वो डोमेस्टिक पिग कहलाता, पिग कहलाता। जो जंगल में होता है बोर कहलाता है ना, वराह बोर, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश संस्कृत सारी एक ही फैमिली से हैं, तो आपको वर्ड ऐसे जो है मिलते जुलते मिलेंगे। बोआ, वराह, समझ गया, माता, मदर, पित्रा, फादर। चलिए सुंदरबंस, नहीं गलत नहीं बोल रहा मैं, सच्चाई है, इंग्लिश और संस्कृत का रूट सेम है। सुंदरबंस मैनग्रोव इकोसिस्टम न्यूज़ में है। देखिए, आप तो जानते ही हैं डेल्टा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना रिवर का, तो मेघना रिवर बांग्लादेश में, इंडिया बांग्लादेश में, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैनग्रोव सिस्टम है। आज से ना थोड़ा सा याद रखिएगा कि ऑलमोस्ट एरिया जो है इसका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20,000 स्क्वायर किलोमीटर है। ये बहुत कम लोग याद रख पाते हैं, आप याद रख लेना। नेक्स्ट, पेरियार टाइगर रिजर्व दिखा है तो ऊपर पंपादुम दिखा है, तो पंबादुम
पम्बादुम के नीचे पेरियार टाइगर रिजर्व, ये पहले सेंचुरी बना था, फिर टाइगर रिजर्व बना 1978 में, फिर नेशनल पार्क बन गया। ये भी इदुक्की केरला डिस्ट्रिक्ट में वेस्टर्न घाट में। इंडिया का डेयरी मॉडल जो है अमूल मॉडल, है ना, जीसीएमएम, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, इसकी काफ़ी तारीफ की जाती है। क्यों? फार्मर ओन्ड है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इसको सपोर्ट करती है, और ऑपरेशन फ्लड के टाइम से इसकी शुरुआत हुई कोऑपरेटिव मॉडल। आप मुझे ये बताइए, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं एक एक करके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन 1, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड स्टैट्यूटोरी ऑर्गेनाइजेशन है या एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइजेशन है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पहला क्वेश्चन है, बाकी और भी क्वेश्चन पूछूंगा। प्रिंसिपल, एग्रीगेशन विदाउट डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल फार्मर्स, इसमें एक दो एनिमल वाले होते हैं। इंडिया जो है पूरी दुनिया का 25% ग्लोबल मिल्क बनाती है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन कंजम्पशन में टॉप पे नहीं है हम लोग। लाइव स्टॉक का ग्रोथ अच्छा खासा हो रहा है हमारी कंट्री में। ओवरऑल ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है सिल्वो एग्रो पेस्टोरल, सिल्वो मतलब सिल्वर नहीं होता जो लोग फॉरेस्ट्री थोड़ा बहुत जानते होंगे, जंगल का जो मैनेजमेंट होता है ना, आप कहो कि लकड़ी का मतलब एक ट्री मैंने लगाया, हमारी कंट्री में लोग कम समझते हैं, लेकिन देखो अंग्रेज वगैरह काफ़ी है ना यूएस में, कनाडा में, तो लकड़ियों के घर बनाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरा जंगल वो खत्म कर देंगे। एक ट्री काटते हैं, घर बनाते हैं, उसी जगह पे दूसरा लगाते हैं। ट्री को कब काटना है, कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, कितना काटना है, वापस लगाना, दिस एंटायर थिंग इज नोन एज सिल्वीकल्चर। तो सिल्वो एग्रो पेस्टोरल सिस्टम, क्रॉप, लाइव स्टॉक, ट्रीज सबको इंटीग्रेट करोगे तो सर्कुलर न्यूट्रिएंट इकोनॉमी क्रिएट होगी, जिससे जो है इस तरह का दुग्ध उत्पादन वगैरह सब कुछ में हेल्प होती है। ये मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो है फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 में, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी में। एंड नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का ये कहना है कि आज हमारी महिलाएं कंपेयर टू लास्ट टाइम 56%, 77.3% जो है हाइजेनिक मेथड यूज कर रहे हैं, राइट। और भी डायरेक्शन भी दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि जेंडर सेग्रीगेटेड टॉयलेट होना चाहिए स्कूल में, सेफ वाटर डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट का ओवरसाइट होना चाहिए, पेनाल्टी, स्टूडेंट का फीडबैक, ये सारी चीज़ें। मेघालय में ना रैट होल माइनिंग बहुत होती है, उसका कारण ये है कि इसमें ना असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो मेघालय में बहुत सारे एरिया ना 6th शेड्यूल में है, और ट्राइबल ऑटोनॉमी हो जाती है लैंड पे, माइनिंग पे, रिसोर्सेज पे। तो कई लोग ना अपना खुद का ना घुस घुस के माइनिंग करते हैं एकदम संकरा वाला, उसमें जान बहुत जाती है, एक्सप्लोजन होता ही है। ईस्ट जयंतिया हिल में आपको देखना हो तो यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा, बहुत देख के अजीब सा लगेगा, और लोग पतले पतले रास्ते में घुस जाते हैं, विदेशों में भी होता है। ईस्ट जयंतिया हिल में एक्सप्लोजन हो गया, हालांकि इस पर इलीगल है ये ना, रैट होल माइनिंग, प्राइमेटिव कोल एक्सट्रैक्शन है, वर्टिकल पिट बनाते हैं, कभी भी ब्लास्टिंग तो करोगे ही आप डायनामाइट लगा के, टूट जाएगा स्ट्रक्चर, गिर जाएगा, डेथ तो हो जाती है, मीथेन का रिस्क तो है ही। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको बैन कर दिया 2014 में, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ बैन सही है। 22,000 इलीगल माइंस आज भी हैं हमारे यहाँ पे कैटेगरी रिपोर्ट के हिसाब से। अच्छा, स्पीड ब्रीडिंग क्या होती है? ये कोई स्पेसिस की ब्रीडिंग नहीं है। एग्रीकल्चर में क्या है ना कि कभी मतलब आप सही ढंग तरीके से टेम्परेचर, लाइट और CO2 दे दो। एक बार यूपीएससी ने पूछा था कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या? CO2 अगर किसी प्लांट के अराउंड बहुत ज्यादा भर दो ना, तो उसका फोटोसिंथेसिस बढ़ जाता है, जल्दी 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 ग्रो करने लगता है, टू अ लिमिट ओनली, आफ्टर दैट प्लांट विल स्टार्ट डाइंग। तो स्पीड ब्रीडिंग यही है कि क्लाइमेटिक एग्रीकल्चर है ये। इसमें क्या करेंगे आप, एक्सेलरेट करेंगे क्रॉप के साइकिल को अंडर क्लाइमेट स्ट्रेस। क्लाइमेट स्ट्रेस पहले से है, बट आप उसको ठीक करोगे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, सही लाइट, सही टेम्परेचर, सही CO2 देके 4-5 जनरेशन एक साल में उसके कर सकते हो आप। तो हीट, ड्रॉट, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप जल्दी से फास्टर डेवलप करने के लिए अच्छा तरीका है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने FTA साइन किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2026 में। 99% एक्सपोर्ट इंडिया का प्रेफरेंशियल एक्सेस हासिल करेगा, और टैरिफ रिडक्शन होगा मशीनरी, फार्मा, केमिकल पे। बट एक चीज प्रॉब्लम है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये CBAM क्या है? ये सारी यूरोपियन कंट्री ना कार्बन एमिशन के बहुत खिलाफ है, तो वो ना टैरिफ लगाएंगी जो भी हमारा कार्बन एमिशन वाला सामान होगा, इससे हमारा 2 to 4 बिलियन कॉस्ट बर्डन बढ़ेगा। इंडिया का जो फार्मा है वहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो होता नहीं है, लेकिन फिर हमारे लोगों को सस्ते में सब कुछ चाहिए भी, तो हम करें क्या? बाहर की कोई कंपनी जब इंडिया में किसी चीज़ की मार्केटिंग करने आती है फार्मा की ना, तो हम लोग ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के एक फ्लेक्सिबिलिटी का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक चीज़ लेकर आते हैं, उसको बोलते हैं कंपलसरी लाइसेंस, नहीं कंपलसरी लाइसेंसिंग। दैट मीन्स कि आफ्टर सर्टेन पीरियड 20 ईयर्स के बाद यहाँ की कोई भी कंपनी जो है, बाहर की कोई भी कंपनी का दवाई कितना भी उसने रिसर्च में अरबों खर्च किया, उस पर जेनेरिक मेडिसिन बना सकती है। ये बहुत सही चीज़ नहीं है, बट चूंकि हम लोग गरीब हैं तो हम ऐसी हरकतें कर रहे हैं। बट मैं बताता हूँ सही चीज़ नहीं है क्यों। एक कंपनी खर्च करती है 10 अरब रुपए किसी चीज़ की डिस्कवरी में, मेडिसिन बनाने में, 20 साल बाद इंडिया में आप 5 रुपए का उसका मेडिसिन बनाते हो, दूसरा रिसर्च, इसको पैसा कौन देगा? फिर पैसा कहाँ से आएगा रिसर्च के लिए? फ्री के मिलते हैं क्या?
बट चूंकि हम गरीब कंट्री है तो हमने कंपलसरी लाइसेंसिंग करवाते हैं। दैट मीन्स कि 20 साल बाद वो कंपनी उसको रिवाइव नहीं कर सकती। इंडिया का कोई भी जेनरिक मेडिसिन बना सकता है, कॉपी कर लेते हैं हम लोग। जेनरिक मेडिसिन का मतलब ये है कि कॉपी पेस्ट, दैट्स इट, नाम चेंज करके, इसलिए सस्ता मिलता है, केमिकल सेम होता है, रिसर्च हमारे कंट्री में होता नहीं है। तो कंपनी क्या करती है ना कि कई बार हल्का सा केमिकल उसका चेंज कर देंगे और इम्पैक्ट सेम रखेंगे। तो इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने काफी पहले बोल दिया था कि ये गलत है, आप खाली जो है केमिकल चेंज करके हल्का सा बोल दो माइनर मॉडिफिकेशन के साथ कि अब ये नया इसका जो है पेटेंट होगा। तो यही जो है कैंसर ड्रग पेटेंट वेनेटोक्लैक्स का जो है रिजेक्ट कर दिया गया इंडिया में। सेक्शन 3D प्रिवेंट्स पेटेंट ऑन माइनर मॉडिफिकेशन जब तक कि उसकी एफिकेसी एफिशिएंसी सेम नहीं होता। एफिकेसी मतलब किसी चीज को, कोई बीमारी ठीक करने की जो कैपेसिटी होती है उसको एफिकेसी बोलते हैं। जब तक आप एफिकेसी चेंज ना करें, एनहांस ना करें, तो यू कांट सिंपली चेंज वन कंपोनेंट एंड से दैट कि दो नो मेडिसिन हैज चेंज्ड सो आई विल गो फॉर द न्यू लाइसेंसिंग अगेन, न्यू पेटेंट अगेन एंड कंपलसरी लाइसेंसिंग विल नॉट बी अलाउड, क्योंकि हम तो फिर से पेटेंट कराएंगे। नहीं, वो गया आपका 20 साल में। माइनर मॉडिफिकेशन पे आप कुछ नहीं कर सकते। जेनरिक मेडिसिन हम बनाएंगे, हम भिखारी हैं इस मामले में। हमारी दवाई कंपनियां एक्चुअली में भिखारी हैं, क्योंकि ये रिसर्च नहीं करते। क्यों करेंगे? 1% भी जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं जा रहा। एक एडमी इंडस्ट्री है, ये सब कुछ है ही नहीं हमारे कंट्री में। आइए, विमेन लेड डेवलपमेंट विकसित भारत की बात हुई है और 60% वीमेन जो है आउटसाइड वर्कफोर्स हैं। आईएमएफ का कहना है कि पार्टिसिपेट करेंगे तो जीडीपी में 25% का बढ़ावा हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन एआई साइंटिफिक पैनल जो है ये ग्लोबल एआई गवर्नेंस में यूएन का पैनल है। एआई गवर्नेंस मॉडल ग्लोबल देख लेते हैं। साउथ कोरिया में बाइंडिंग एआई लॉ है, मैंडेटरी है लेवलिंग करना। रिस्क असेसमेंट करवाते हैं कि किस एआई का कितना रिस्क है, उसके हिसाब से उसका कोटा बनाते हैं। सिंगापुर में जो है प्रिंसिपल बेड फ्रेमवर्क है, बेस्ट फ्रेमवर्क है। यूरोपियन यूनियन का एआई एक्ट है, ओईसीडी के प्रिंसिपल है, यूएस में भी रेगुलेट होता है। एआई एजेंट एंड मल्टी एजेंट सिस्टम क्या है? एआई एजेंट से तब काम कराते हो। एजेंटिक एआई का मीनिंग होता है कि एआई सिस्टम आर कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस डिसीजन मेकिंग विद मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन। ये चलता है, क्लाउड में चल रहा है एआई एजेंट। आप उसको छोड़ दो कि तुम मेरे कंप्यूटर पे आज पूरे दिन भर काम करो, प्रोग्रामिंग करो, वो करता रहेगा। बट एक चीज ये सोचिए कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया तो इंसान कनेक्ट करता है। अगर अलग अलग एआई अगर अपना खुद का सिस्टम चलाने लगे, आ गया है ऐसा सिस्टम। एआई सोशल नेटवर्क आ चुका है, मोल्ट मोल्ट बुक। एआई इंटरेक्ट करते हैं तो वो इंटरेक्ट करके क्या करेंगे? शादी नहीं, उनके इंटरेक्शन से सेल्फ लर्निंग करेंगे, एक दूसरे का टास्क को समझेंगे कि वो कैसे करता, हम कैसे करें। सिग्निफिकेंस ये है कि ये टेक्नोलॉजिकल मल्टी एजेंट कोलाबोरेशन है, फास्टर इनोवेशन होगा। कोल्टान, कोल्टान क्या होता है आपको पता है? कोल्टान ने एक मिनरल है, कोलम्बाइट टेंटलाइट, इससे निकलता है टेंटेलम। और टेंटेलम का यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक में, सेमीकंडक्टर में, मोबाइल फोन में, एरोस्पेस में। अब ये कोल्टान जो है, जिससे कि लास्ट में टेंटेलम निकलेगा, राइट, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का जो रुबाया माइन है नॉर्थ कीवू में, वहां पे है। ये जो आप देख रहे हो डीआरसी है, डीआरसी है, और यहाँ पे आप देख रहे हो रुबाया माइन, बीसी माइन, गोमा माइन। ये एरिया जो है नॉर्थ कीवू का है, रुबाया माइन। प्रॉब्लम क्या है कि नॉर्थ क्यू में काफी टाइम से अशांति है, यूपी से ने भी पूछा था। तो रुबाया कोल्टन माइन ना कोलैप्स हो गया, तो इससे पूरी सप्लाई जो है इस चीज की, टेंटेलम की, रुकने लगी। रुबाया कंट्रीब्यूट्स 15% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई ऑफ टेंटेलम। अब ये जो है पहला क्वेश्चन तो मैंने आपसे ऑलरेडी पूछा था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि डीआरसी की बॉर्डर कंट्री कौन सी है। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि कॉन्गो पास कितने कंट्री से होती, कौन कौन से, और कॉन्गो का रिवर बेसिन में क्या था। दोनों अलग अलग चीजें होती है, पास करना, रिवर बेसिन अलग होता है। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन ये बताइए कि ये जो वेरोंगा वॉल्केनो है ये किस कंट्री में है। पांचवा क्वेश्चन ये बताइए कि गोरिल्ला जो है उसका एक वेस्टर्न टाइप होता है, एक ईस्टर्न टाइप होता है, ये किस कंट्री में है, कभी भी आ सकता है ये। और छठा क्वेश्चन का आंसर ये बताइए कि ये जो डीआरसी है कौन से रेयर अर्थ एलिमेंट या कौन से ओवरऑल मेटल या कौन से एलिमेंट, कुछ भी ले लो आप, का मैक्सिमम प्रोडक्शन करता है डीआरसी। ओके, या मैक्सिमम रिजर्व है डीआरसी के पास, सारा आया हुआ है। अच्छा, ब्लैक बक एंटीलोप जो है वो, उसकी बात आई है कि गंजम उड़ीसा में उसकी पॉपुलेशन राइज हो रही है। इनफैक्ट उड़ीसा में ये एक ही लोकेशन में पाया जाता है। आईयूसीएन स्टेटस लीस्ट कंसर्न है। साल ट्री न्यूज में है क्योंकि हार्टवुड बोरर कीड़ा घुस गया है। साल का साइंटिफिक नाम शोरिया रोबस्टा है, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिम्बर है इंडिया में टीक के बाद। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो है ना ये कीड़े जो है काफी फैले। ओवरऑल साल का एरिया आप देख लो, ये रेड वाला एरिया है, साल बोरर कीड़ा है। स्प्रेड ऑफ साल ये पूरा एरिया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जो है 25% इंडिया के साल फॉरेस्ट है। हाँ,
नक्सलाइट वाले एरिया में साल फॉरेस्ट है बहुत ज़्यादा, और एक तेंदू फॉरेस्ट होता है, तेंदू लीफ साल फॉरेस्ट। डोमिनेंट है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट में। ये साल हार्डवुड बोरर जो है बेस्ट है, इसका साइंटिफिक नाम कुछ ऐसा है। ये साल ट्री को लंबे टाइम से डैमेज करते आया है। जो पीडीएफ है मैंने आईएएस कॉरिडोर के टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आई विल कम विद द दिसंबर डाउन टू अर्थ मैगजीन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।